हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग जो हमारा कक्षा 9th है उसका जो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसका पाठ 3 जो है कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करने से पहले, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, पहले जो हमारे लेखक हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है के विक्रम सिंह। के विक्रम सिंह जो हैं ये पहले अध्यापन कार्य इन्होंने किया, यानी अध्यापक रहे, गवर्नमेंट जॉब भी इनकी रही, कई उच्च पदों पर भी ये रहे। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो मन था वो उस काम में था तो सही, इसके साथ साथ कुछ यात्राएं भी करते थे। तो उन्होंने ये सब पद को छोड़ करके फिर अंत में इन्होंने जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो होता है उसमें निदेशक के पद पे भी कार्य किया है। अब वहां काम करते करते फिर इनको लगा कि नहीं, अब मेरा जो है इस कार्य के लिए मेरा मन कम लगता है, तो उन्होंने वहां वो सब जो है जल्दी ही, कहते हैं ना, एक रिटायरमेंट लेना, तो वहां से वो करके और फिर उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। अब लेखन कार्य के लिए जो विषय चाहिए होता है तो वो विषय उनको मिलता था यात्राओं के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, जो चैप्टर है आपका कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, ये चैप्टर भी उनका एक यात्रा वृतांत ही है। वो जब यात्राएं करते थे तो उस यात्राओं में जो जो चीजें देखते थे उन्हीं के वर्णन पर ये जो है चैप्टर दिया गया है। और भी कई यात्रा वृतांत जो है उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कई जो धारावाहिक होते थे उसका भी जो पटकथाएं हैं वो उन्होंने लिखी हैं। तो धारावाहिक में, अपने धारावाहिक में अलग अलग जो खंड होते हैं उनमें हम बांट करके रखते हैं धारावाहिक को। तो उन खंडों को लिखने के लिए भी वो कई लंबी लंबी यात्राएं करते थे, कई जगह घूमते थे और उसके द्वारा अपनी जो है लेखन के लिए विषय तलाशते रहते थे। तो ये था हमारा लेखक परिचय। अब आइए हम लोग हमारा जो चैप्टर है कल्लू कुमार की ऊनाकोटी उसको शुरू करते हैं। अब ये नाम आपको बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको ये नाम समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दूंगी आपको कि भाई इसका मतलब क्या है, तो फिर चैप्टर का वो अर्थ नहीं रहता है। इसीलिए पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं और फिर आगे जो है इसके अर्थ को वहीं पे समझ लेंगे, ठीक है। अब ये ऊनाकोटी, बस इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो नाम है, कुम्हार भी आप समझते होंगे, ऊनाकोटी को सिर्फ मैं थोड़ा सा फिर इसके अर्थ को, ऊन यानी कम और कोटि यानी होता है हमारा करोड़, ठीक है। अब इसके अर्थ को मैं चैप्टर के बीच में आपको जैसे जब ये शब्द आएगा तब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। कि ये जो आवाज होती है ना, कह रहे हैं ध्वनि यानी आवाज सॉरी, तो उसमें एक अलग ही तरीके का गुण होता है कि कुछ ही पलों में, है ना, कुछ ही पल की बात कर रहे हैं हम, बहुत मतलब कहते हैं ना मिनट या सेकंड, उसका कुछ हिस्सा जो कहते हैं, तो वो उसी क्षण में आपको किसी भी समय और किसी भी दूसरे भी संदर्भ में पहुंचा सकती है। मैं उनमें से नहीं हूं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं वैसा नहीं हूं जैसे ये और लोग हैं। कैसे कि सुबह 4 बजे उठने वाला मैं नहीं हूँ, 5 बजे तैयार होने वाला यानी जल्दी उठ करके तैयार होने वालों में से मैं नहीं हूँ। और जैसे सब लोग कहाँ पहुंचते हैं, लोधी गार्डन, और वहां पहुंच करके जो मकबरे जो होते हैं, जो मस्जिद वाली जो जगह होती है, मकबरे, वहां जो अजान पड़ी जाती है वो मकबरे और मेम साहबों की सोहबत, मेम साहब यानी जो लोग हैं वहां पे, और सोहबत यानी उनके साथ में लंबी सैर, लंबी लंबी जो यानी जो अंग्रेज या जो भी लोग घूमने जाते हैं हम कहते हैं ना उनको, तो उन्हीं के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। लंबी सैर यानी घूमने पर निकल जाते हैं सॉरी। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। यानी मैं बहुत मजे से रहने वाला इंसान हूँ, आनंद से जीने वाला, यानी चाय और अखबार का एक साथ पूरा आनंद लेने वाला और आलस का भी आनंद लेने वाला व्यक्ति हूँ। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, यह तो सिर्फ दिमाग को कटी
पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। कहते हैं कि वैसे ये अखबार की जो खबरें मैं पढ़ता हूँ सुबह उठ करके, कि उसको पढ़ने का मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खबरों को इकट्ठा करने वाला या मुझे बहुत सारी जानकारी के लिए मैं ये सारी चीज़ें अखबार को पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं कि केवल एक कटी पतंग, दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है, कि दिमाग क्योंकि इधर उधर जाता रहता है, तो उस दिमाग को वहां एक जगह बैलेंस करने वाला बहाना क्या है? अखबार है, अखबार पढ़ना है। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे मैं अपने लिए काफी ऊर्जादायी यानी ऊर्जा देने वाला पाता हूं, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। भाई मैं ये जो ऊर्जा अखबार, चाय और अखबार का जो आनंद मैं लेता हूँ, उस आनंद से मुझे क्या मिलता है कि मुझे अपने लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, और उससे मैं दुनिया अगले दिन, है ना, उस दिन के लिए मैं दुनिया का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत पाता हूँ। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब तक खुद को असमर्थ पाता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है लेखक ने, कि भाई ऐसी दुनिया, कैसी दुनिया का मैं सामना, जिसका सिर पैर क्या है, मुझे खुद को आज दिन तक समझ में नहीं आया कि वो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, वो सारी चीजें आगे। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। अब खलल, अब यहाँ कुछ शब्दार्थ भी चैप्टर में दिए हुए हैं, तो दो तो हम पहले पढ़ ही चुके थे। खलल का मतलब होता है व्यवधान या बाधा या रुकावट, ठीक है, कि इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन मेरे जीवन में या एक दिन मेरे खलल पड़ गए यानी बाधा आ गई। मैं जगा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज से, कान यानी बहुत तेज, जिससे कान के पर्दे तक फट जाए, इतनी तेज आवाज से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी, इतनी तेज जैसे किसी ने तोप का गोला फेंक दिया हो, ऐसी आवाज थी, या फिर बम फटा हो, ऐसी तेज आवाज। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। कि भाई उसको ये आवाज कैसी कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई हो, जिसने इसीलिए ये गोले बारूद जो है चलाए गए हों, ऐसी आवाज उनसे, उनकी दिनचर्या में खलल पड़ गया, बाधा आ गई। सॉरी। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था। अब कह रहे हैं कि ये जो आवाज थी कोई ऐसी बात नहीं थी, केवल स्वर्ग में महज एक स्वर्ग में चल रहा देवताओं का एक कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी, यानी बहुत भयंकर बिजली कड़की थी, ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर झांका, आकाश बादलों से भरा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। अब यहाँ देखो, हम ये कह सकते हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा हो कभी, मानवीकरण अलंकार होता है, जहां पर प्राकृतिक चीजें जो होती हैं उन पर मानव का आरोप करके और बताया जाता है। तो यहाँ पर वो चीज आपको देखने को मिलेगी। सॉरी। यहाँ पर जो आकाश के जो बादल हैं वो कैसे बताए गए हैं? सेनापति की तरह बताए गए हैं, कि जिस प्रकार बादल आपस में, बारिश क्योंकि बिजली कड़की है तो बारिश नहीं हो रही है, बादल जो है बारिश बरसने के लिए जो है तैयार तो हैं, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे युद्ध के मैदान में जो है सैनिक टकराते हैं, वैसे वो भी आपस में टकरा रहे हैं, और आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आपस में आतंकी हमले जो होते हैं ना, जैसे टकराते हैं वैसे वो टकरा रहे हैं। और विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अलग सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था। अब यहाँ कुछ शब्द आए हैं, विक्षिप्तों यानी क्षत विहत, हम कहते हैं ना टूटे फूटे से, है ना, शत विशत जो है ये विक्षिप्त, और यहाँ एक और आया है तड़ित, और एक शब्द आया है अब अलग सुबह। तीन शब्द यहाँ पर आए हैं। तो ये जो तीन शब्द हैं, इन शब्दों को हम देखो किस तरीके से, तो यहाँ पर पागल, बिजली, तड़के,
या बिल्कुल सुबह जो अल सुबह के लिए जो शब्द आया है, और तड़ित जो बिजली के लिए आया है, और विक्षत विक्षत यानी पागल के रूप में जो बिल्कुल टूटे फूटे से हैं यानी दिमागी रूप से, और चौथा हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो शब्द है हमारे, पहला था विक्षिप्तो यानी पागलों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाले, तड़ित यानी बिजली के अलावा जाड़े की अलसुबह यानी बहुत जल्दी, है ना, अंधेरे के टाइम की समय का जो समय होता है उसको कहते हैं अलसुबह का, की तरह का ठंडा भूरा आकाश भी था जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। अब क्या कहा यहाँ पे कि जो बिजली है वो इतनी भयंकर जो है गर्जना कर रही थी, और वो जो बादल था वो भी कैसा हो गया था, भूरे रंग का हो गया था। यानी आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो प्रकाश जो है कम हो जाता है और आकाश का जो उजालापन है वो थोड़ा सा डाउन जैसा रहता है, तो वो ब्राउन कलर के उसको बताया गया है, भूरे रंग का उसको आकाश को बताया गया है। जो प्रकृति के तांडव को यानी प्रकृति का जो रूप है उसको क्या कर रहा था, पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। यानी ये जो प्रकृति का वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है कैसा, तो रात शाम का समय, शाम से रात हो गई, रात मतलब बारिश इतनी तेज नहीं होकर के केवल बिजली कड़कड़ाई, बादल जो है आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और ये सब के बाद क्या होता है, मौसम तो ठंडा हुआ ही साथ में, और बारिश जैसा मौसम, और सुबह जब हुई तो वो जो आकाश था वो भी भूरे रंग का। तो ऐसे सारे दृश्य को देख करके लेखक को एक जगह है त्रिपुरा में ऊनाकोटी, तो इसीलिए नाम ऊनाकोटी जो है, स्थान है ऊनाकोटी, तो वहां पर उस चीज की लेखक को याद आ गई है उस दृश्य को देख करके। अब याद आने के बाद क्या होता है, देखो 3 साल पहले जब वो त्रिपुरा गए थे, त्रिपुरा की यात्रा उन्होंने की थी, और वहां पर ऊनाकोटी स्थान पर जब वो गए थे वो चीज उनको याद आती है। तो बताते हैं फिर वो, जब उन्हें याद ही आ गई है तो दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। अब लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है कि सन 1999, कौन सी, ऑन द रोड, ये शीर्षक है सीरियल का, ऑन द रोड, और इसके 3 खंड उन्होंने बनाए थे 3 भागों में इस सीरियल को इन्होंने डिवाइड किया था, और एक टीवी श्रृंखला, यानी कहते हैं ना ये श्रृंखला यानी कड़ी जो है, एक के बाद एक कड़ी जो है, पार्ट कह सकते हो। तो टीवी श्रृंखला को बनाने के सिलसिले में वो कहाँ गए थे, त्रिपुरा गए थे, त्रिपुरा की जो राजधानी थी अगरतला, वो वहां गए हुए थे। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। अब वो यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर गए तो इसके पीछे उनके विचार क्या थे, तो उनके विचार थे कि त्रिपुरा की जो पूरी लंबाई है उस लंबाई को आर पार जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44 जो है उसकी यात्रा करना उनका विचार था, यानी वो यात्रा करना चाहते थे, और त्रिपुरा का जो विकास हुआ है और विकास से संबंधित जो भी गतिविधियां हुई है उसके बारे में जानकारी देना था। ठीक है, तो इसीलिए वो वहां पर अगरतला गए थे। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि और आगे क्या हुआ जब वो जाते हैं वहां पे। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। आप कह रहे हैं, वो यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि भारत के जितने भी स्टेट है त्रिपुरा उसमें से सबसे छोटा राज्य है। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। भाई जिस तरीके से इसकी साइज है, क्षेत्रफल जिसका कम है, उस हिसाब से इसकी जनसंख्या जो है वो अधिक है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 3 तरफ से है, जो त्रिपुरा राज्य है, 3 तरफ से तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी 3 तरफ तो इसके बांग्लादेश है, और ये जो एक हिस्सा बचता है यानी जो चौथा हिस्सा बचता है और भारत के साथ उत्तर पूर्वी सीमा के पास सटे यानी पास में जो मिजोरम और असम
ये दोनों के पास में पड़ता है, यानी ये दोनों इससे सटे हुए हैं। ठीक है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं। अब यहाँ ये जो शहर दिए हैं, सोनामुरा हो, बेलोनिया हो, सबरूम हो और कैलाश शहर सॉरी, तो ये त्रिपुरा के क्या है, बांग्लादेश के साथ इनकी सीमा थोड़ी पास में है। इन सभी के जो नाम दिए हैं इनके कि ये बांग्लादेश से थोड़े पास में है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। अगरतला भी कहाँ है, केवल सीमा चौकी जो है बांग्लादेश की, इससे केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जहां की बांग्लादेश की जो सीमा है वहां से वो इन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की, जहां से शुरू होता है 2 किलोमीटर की दूरी ही है। महज यानी केवल। बांग्लादेश से लोगों को अवैध आवाक यहाँ जबरदस्त है, यानी बांग्लादेश से लोगों की अवैध का मतलब होता है जिसमें परमिशन नहीं होती है, जो संवैधानिक रूप से जायज नहीं है। ठीक है, अवैध रूप से यानी बिना परमिशन के जो आते हैं वो अवैध कहलाते हैं, और आवक का मतलब होता है आना। ठीक है, तो बिना परमिशन के आने वाले यहाँ पर बहुत सारे हैं, और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है, यानी समाज के लोग उनको आने के लिए बोल भी देते हैं, स्वीकृति दे भी देते, इजाजत भी दे देते हैं। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है, यानी क्षेत्रफल इतना छोटा है, जगह इतनी कम है, फिर भी 34% जनसंख्या यहाँ पे है, तो वृद्धि दर इतनी है। तो इसका कारण जो है ये इन्होंने बताया है कि यहाँ पर लोग जो है भाई बिना परमिशन के आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ के लोग उनको रहने भी दे रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या अधिक हो रही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है, यानी भाई आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ के लोग आते ही हैं, तो असम और पश्चिम बंगाल के लिए भी कहा गया है। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि भाई टोटल रूप से अगर हम बात करें तो क्या है कि भाई बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोग आ रहे हैं, इसने क्या कर दिया, जनसंख्या का जो संतुलन है, तो वहां के जो रहने वाले आदिवासी जो लोग हैं, वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ला करके, अब देखो जहां जिस घर में आप रह रहे हैं, अब यहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उन्होंने दूसरों को पर स्वीकृति इजाजत दे दी, आओ रह लो, तो वो जो आकर के रहने वाले लोग हैं वो इतने हो गए हैं, जो स्थानीयों से भी ज्यादा उनकी संख्या हो गई है, तो वो क्या कर रहे हैं, अब इन्हीं के जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उन्हीं की खिलाफत कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति वहां पर खड़ी हो गई है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। अगर प्रश्न बनता है कि त्रिपुरा राज्य में आदिवासी असंतोष क्यों है, तो उसका सबसे मेन रीजन यही है क्योंकि अवैध रूप से लोगों की भारी आवक। ठीक है, और भाई आकर के आपके घर में आकर के कौन रह सकता है जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, तो यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ परमिशन दी गई है इस चीज के लिए, तो इसीलिए लोग आ रहे हैं और रह रहे हैं। अब इसमें भी हम पहले शब्दार्थों को देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है आपका हस्तांतरण। हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ को देना, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करना, तो हस्तांतरण हाथ से, तो देखो जैसे एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाना। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला, ताकि हम जब चैप्टर पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला शब्दार्थ तो हमारा यही है। दूसरा शब्दार्थ अभी तक दिख नहीं रहा है तो देख लेते हैं, हम बाद में उसको कर लेंगे। ठीक है, दो तीन ही शब्दार्थ दे रखे हैं। चलो इस पैराग्राफ में क्या कहा है तो देखिए, पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द यानी आसपास शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। अब अगरतला किस लिए जाना जाता था, तो इसके लिए बताया गया है कि अगरतला जो है मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। तो पहले तो इन्होंने क्या करा, अगरतला के आसपास की शूटिंग की, तो जो और उनमें ये जगह भी थी, इनका भी किया। उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है। अब ये चीजें याद रखने वाली बात है, जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं तो उनमें ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं कि अगरतला का मुख्य महल कौन सा है, तो हमें याद होना चाहिए उज्जयंत महल। फिर है
जिसमें अब वहां की राज्य विधानसभा बैठती है। भाई अब वो क्या काम आता है महल, तो वहां पर विधानसभा लगती है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। अब ये आ गया हमारा प्रतीकित, जहां नीचे जहां अर्थ दे रखा था अभिव्यक्त करना, बताना अपने आप को, ठीक है, सामने लाना। तो अब ये विधानसभा लगती है, तो क्यों लगती है? क्योंकि राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता का हस्तांतरण, भाई राजा ने किसको दे दिया? अपना जो भी राज्य था, जो भी जगह थी या जो भी था, वो लोगों को, जो आम जनता थी उसको हस्तांतरित कर दिया हाथ के द्वारा, हाथ से खुद ही सामने दे दिया। लोगों ने आकर के कब्जा नहीं किया, खुद के हाथ से ही उन्होंने दूसरों को, आम जनता को दे दिया। तो जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप में यानी नाटक के रूप में प्रतीकित यानी अभिव्यक्त करता है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। यानी अब देखो, जब जो राज्य जनता को ही हस्तांतरित हो गया तो उसके बाद तो उस वंश का कोई राजा नहीं बचा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि इसका क्या हुआ है, इस वंश का दुखद अंत हुआ है, क्योंकि इसके बाद कोई राजा ने वहां पर जो है अपना वंश नहीं चलाया, क्योंकि जनता के पास गया तो राजा के पास कुछ नहीं बचा, वंश भी कैसे चलेगा। तो ये इसीलिए इसका दुखद अंत मानते हैं। आगे, त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। भाई यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, जैसा कि हम पिछले पेज में पढ़ चुके हैं कि लोग आए तो अलग अलग धर्मों के भी होंगे, ये भी एक संभव सी बात है। तो इसीलिए अब धर्म तो आप लोग जानते होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सभी धर्मों के आए, तो इसीलिए इसको बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी हम मान सकते हैं इस स्टेट को। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। यानी चारों धर्म तो हैं ही, उसके साथ साथ 19 अनुसूचित जनजातियों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। अगरतला के बाहरी हिस्से पेचारथल, ठीक है, पेचारथल में मैंने एक सुंदर बौद्ध प्रतिमा मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुघ महायानी बौद्ध हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं भाई उन्होंने बुद्ध की एक सुंदर सी प्रतिमा यानी मंदिर देखा है, तो उन्होंने पूछा भाई ये किसका है, तो उन्होंने बताया कि त्रिपुरा के जो 19 कबीले हैं उन कबीलों में से जो 2 हैं चकमा और मुघ महायानी, ये बौद्ध हैं। ठीक है, ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। ये कहाँ से आए थे, ये कबीले कहाँ से आए थे? ये जो कबीलों के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से आए थे, ये बर्मा या म्यांमार, एक ही बात है, कि चटगांव के रास्ते से यहाँ आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी, और ये जो मेन इसके लिए जो मंदिर के लिए जो मूर्ति लाई गई थी, जो प्रतिमा लाई गई थी, वो 1930 का जो दशक था उसमें रंगून जो शहर है वहां से ये प्रतिमा लाई गई थी। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा। भाई अगरतला की शूटिंग हमारी पूरी होगी तो हम उस आगे जो राजमार्ग 44 है वहां निकले और टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, गांव ही है, मतलब ज्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। अब कहने का मतलब जो गांव था वो बड़ा हो चुका था, जहां ये गए थे टिलियामुरा। आगे, यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। अब लेखक इनसे भी मिल लिए और इन जिससे मिले उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, उनका परिचय जो दिया गया है कि उन्हें संगीत नाटक अकादमी
के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। कब किया गया है? 1996 में। ठीक है। हेमंत कोक बारोक बोली में गाते हैं। हेमंत कौन सी बोली में गाते हैं? तो नाम दिया गया है कोक बारोक। ठीक है। जो त्रिपुरा की कबीलाई है ना, कबीलाई यानी कबीले की, है ना, बोलियों में से है। भाई वो जिस भाषा में गाते हैं वो कबीले की बोली है। ठीक है। कबीले की भाषा है, उसी जो है बोली में या कहें उसी भाषा में वो गाते हैं। जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन चुके थे। अब कह रहे हैं कि जब मैं इनसे मिला तब वे हथियारबंद संघर्ष यानी वो जो भी काम कर रहे थे उसको छोड़ करके, वो रास्ता बंद करके उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य वो बन गए थे। उसके बाद आगे जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। अब वहां जहां शूटिंग करने के लिए गए थे तो वहां की जो जिला परिषद थी, उस जिला परिषद ने कहा कि हम जो है आपके लिए एक भोजन का आयोजन कर रहे हैं, तो अब निमंत्रण दिया है तो देखो बनना ही है, जाना ही है सबको। यह एक सीधा साधा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। अब ये जो भोजन के लिए हमें निमंत्रण मिला था, कह रहे हैं कि बहुत सामान्य सा भोजन था वहां पे, लेकिन हमें एक सम्मान के साथ खिलाया जा रहा था, इसीलिए हम लोग भी जाने को तैयार हो गए। और जिला परिषद ने बुलाया है, वहां शूटिंग भी करनी है, तो वो सारी चीजें माननी ही थी। आगे यहाँ पे भी जो शब्दार्थ है, नहीं है कोई शब्दार्थ तो हम वैसे ही देख लेते हैं इसको। भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है, यानी दिखावटी बनावटी चीजें वहां पर अभी नहीं है। वहां की संस्कृति जैसी थी, बिल्कुल कह सकते हैं पवित्र, वैसी अभी भी है, क्योंकि वहां पर ये बाहरी लोग जो हैं उन्होंने जाकर के गंदगी नहीं फैलाई है। भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गा दिया। यानी प्रकृति की चीजों को लेकर के उन्होंने बहुत शांत सा एक गीत गाया। और त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती है। गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे, जिनको सभी लोग जानते होंगे एस.डी. बर्मन साहब को, तो वो भी त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। अब ये जो नाम दिया है, मंजू तो उनका नाम है, ऋषिदास कह रहे हैं कि मोचियों के एक ग्रुप, कहते हैं ना समुदाय, दल का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। भाई ये जूते बनाने का, भाई मोची है तो जूते बनाने के अलावा जो थाप वाले वाद्य यंत्र हैं, जैसे ढोलक है, तबला है, डपली है, तो उन सबको बनाने में भी इनकी विशेष योग्यता थी। मतलब सही करना, इनको सही करना, बनाना, वो भी, उसमें भी ये जो है एक्सपर्ट थे। मरम्मत भी करते थे, निर्माण और उनके मरम्मत के काम में भी हैं। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी। अब ये जो है महिला है, तो और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। यानी हम कह सकते हैं वार्ड पार्षद जो पद होता है वो उसी तरह ये भी थी। वे निरक्षर थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। ऐसा नहीं है कि भाई वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो नहीं जानती थी कि भाई स्वच्छ पानी क्या होता है या लोगों को कैसा पानी पीना चाहिए, यानी स्वच्छता के बारे में, पानी से रिलेटेड जो बीमारियां गंदा पानी पीने से, वो सारी जानकारी उनको थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और
और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि भई शूटिंग हो रही है, तो उनके पति चाहते थे कि भई मेरी भी शूटिंग में मुझे भी लिया जाए, तो इसीलिए वो आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पता नहीं आ पाते हैं, नहीं पाते हैं, यहाँ आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, ये उन्होंने यहाँ पर कन्फर्म नहीं किया है। और जैसे ही वो गा के निपटी, उसके बाद वो जो एक गृहिणी की भूमिका है, उसमें आ जाती हैं और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बनाकर ले आईं। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गाँव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है। अछूत प्रथा के, अगर किसी ने अछूत ने पानी को छू लिया तो वो पानी फिर दूसरों को नहीं पिलाया जाता। तो यहाँ पर अछूत प्रथा, जिसको छुआ नहीं जाए, ठीक है। तो वहाँ ऐसा नहीं था। उन्होंने उनके घर में ये सारी चीजें जो देखी है या उनके साथ बैठ कर के गाना सुना, उस वक्त तक जो उन्होंने देखा, तो वहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलिया मुराही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें। भाई हमें पीछे नहीं, हमें या बीच में भी नहीं, हमें आगे आगे चलने दे। थोड़ी नानुकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। भाई उन्होंने कहा ठीक है, हम मान लेंगे, लेकिन आपको भी हमारी ये शर्त माननी होगी। फिर अब जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो फिर क्या था, वैसे ही करना ही था। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। भाई काम में लगे हुए तो डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। व्यक्ति जब काम में व्यस्त रहता है तो उसको आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही लेखक के साथ था। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। मतलब जो सीआरपीएफ का उसने नहीं बताया कि वहां जो देखो पहाड़ी ये जो 2 पत्थर हैं ये किस तरीके से हैं, मतलब गिरने जैसी वहां की स्थितियां थी कि वो गिर कर के नीचे कोई घटना भी हो सकती थी, दुर्घटना भी हो सकती थी, सॉरी। तो वहां पर कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे जो सीआरपीएफ का एक कर्मी था, उसने क्या करा, निचली पहाड़ियों पर, यानी जो नीचे वाली पहाड़ियों हैं उस पर इरादतन रखे, यानी इरादे से रखे गए 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। मैं एकदम से नहीं बताया, क्योंकि आप एकदम से किसी को बताओगे तो डर के मारे वो नहीं हो तो भी गिर ही जाएगा। तो 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। उसने कहा, भाई इरादा नहीं था उसका ऐसा बताने का, लेकिन उसने सिर्फ एकदम से नहीं बता करके इस तरीके से उस बात को रखा। मेरी तो ऐसा कहने के बाद उसने ये बात बता दी कि वे 2 दिन पहले एक जवान को विद्रोहियों ने यहाँ पे मारा है। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। रीढ़ यानी जो हमारी बोन है, बैकबोन जो है उसमें, यानी कहते हैं ना डर जाना, तो वो डर गया, ठीक है, लेखक डर गए, सॉरी। तो मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल में निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकें लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। अब वो तो भाई जो लेखक है वो तो शूटिंग में व्यस्त हैं, उन्होंने सोचा ही नहीं कि भाई यहाँ पर जो विद्रोही हैं वो उन पर हमला कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं। वो अभी तक तो शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन जब यहाँ पर बिना इरादा, उनका ऐसा नहीं था डराने का, लेकिन जब उन्होंने ऐसे जो सीआरपीएफ के एक जवान ने उनको ऐसा बताया तो वो डर गए भयंकर।
तो त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा सा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था, यानी सूर्य की किरणें वहां पर थी, तो वो सोना उड़ेल रहा था, यानी बिल्कुल सूर्य के सोने के बराबर वहां चमक यानी प्रकाश था। वहां मैंने एक और काफिला देखा, एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला जा रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी, यानी उस प्रकाश को और ज्यादा बढ़ा रही थी, प्रकाशित कर रही थी। और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। उसकी सुरक्षा केवल 4 जनों ने मिलकर के ही संभाल रखी थी। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीके तैयार करना। भाई काम है ये उनका। तो अगरबत्ती के पीछे जो वो अगरबत्ती बना जिस पर हम वो लगाते हैं, वो जो लगाया जाता है जलाने के लिए, तो वो जो पतली सी बांस तैयार होती है वो वहाँ यहाँ पर वो कार्य होता था। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है, यानी बहुत पास है उसके। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की, जो केरल से आए एक नौजवान निकले। भाई ये जो वहाँ के जिलाधिकारी थे, कलेक्टर जिसको हम कहते हैं, तो वो थे। तब वो उनसे मिले तो वो तो एक बहुत ही नौजवान व्यक्ति निकले। वे तेज तर्रार यानी बहुत तेज, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टीपीएस यानी टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली, भाई किस तरीके से ये ज्यादा जो है प्रसिद्ध हुई, तो उसकी सफलता के पीछे क्या राज रहा वो उन्होंने बताया। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। भाई इसकी बुआई के लिए कितनी मिट्टी चाहिए वो भी, और बीजों के लिए क्या चीजें चाहिए वो सारी चीजें उन्होंने बताई। इसके लिए इसके बरक्स टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफी होती है, यानी 1 हेक्टेयर के लिए केवल 100 ग्राम ही काफी है। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है, यानी ये वहां पर भी भेजे जा रहे हैं। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा, जहां टीपीएस की खेती की जाती थी। भाई इनको ले जा करके दिखाओ, वहां शूटिंग करवा लेना कि भाई किस तरीके से इसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो अब जो है वो वहां लेकर के जाते हैं। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। भाई वो कहा पहले इनको ले जाओ, उसके बाद कहते क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। तो जैसे ही नाम लिया तो ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। शैव तीर्थ यानी शिव जी के जो तीर्थ हैं, भाई सबसे बड़ा तीर्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन जो जितने भी शिव तीर्थ हैं उनमें से एक है। संसार के इस हिस्से में जहां युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शिव तीर्थ। भाई स्थानीय आदिवासी जो वहां के जो रहने वाले थे वो ही उन्होंने इस धर्म को इसको फलते फूलते हुए देखा है, यानी फला है, आगे बढ़ाया है, ये कह सकते हैं एक शिव तीर्थ। जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। भाई वो समझ गए थे भाई ये बहुत उत्सुक है जानने के लिए, बहुत कह सकते हैं ना बहुत तरीके से जानना चाहता है, इसकी बहुत इच्छा है इन सब चीजों को जानने की। यह जगह जंगल में काफी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। जिस तरीके से कलेक्टर महोदय मुझे बता रहे थे, तो उसको देखने के लिए मेरी मन की इच्छाएं, मेरी जिज्ञासाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। कह रहे हैं ना कि रंग चढ़ चुका था, यानी मैं पूरे तरीके से अब वहां जाना चाहता था।
टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। भाई इतनी कठिन यात्राएं मैंने कर ली हैं, तो ये भी मैं कर लूँगा। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग भी करना मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने बता दिया कि भाई ये भी मैं कर लूँगा। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहाँ तक कि ऊनाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहां हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुंच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुंच पाती थी। यानी बहुत ऊंची स्थान पर होने के कारण, कहा ना कि ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के कारण और सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंच पा रही थी, इसीलिए 10 बजे तक रोशनी हुई तो इतने लेट ही निकलना था। ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि। अब देखो यहाँ बता दिया गया है 1 कोटि यानी 1 करोड़, ठीक है। और ऊन का मतलब होता है 1 कम, यानी दंत कथा के अनुसार जो सुना गया है लोगों के मुंह से कि ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि यानी 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। 1 करोड़ में 1 कम मूर्ति है, वहां पर शिव जी की इतनी मूर्तियां हैं। ऊनाकोटी का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 1 करोड़ में 1 कम। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाके में फैली है और पाल शासक के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी, यानी लोग रहा करते थे। पहाड़ों को अंदर से काट कर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां बनी हैं, यानी पहाड़ों को काट करके यहाँ मूर्तियां बनाई गई हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक मिथक यानी पौराणिक जो कथा है को चित्रित करती है। यानी जो कहा गया है ना कि शिव जी की जटाओं में से गंगा निकाली गई है, क्योंकि गंगा को जब अवतरित किया गया, उतारने के लिए कहा गया, बात हुई वहां चल रही, तो गंगा अगर सीधे आती नीचे तो धरती नीचे धंस भी सकती थी। तो इसीलिए जो है इसको यहाँ पर अब ये आगे बताया भी गया है, तब यहीं पढ़ लेंगे हम कि गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो ऊनाकोटी वाली जो जगह है, वहां पे शिव जी की पूरी एक मूर्ति जो है, उनका जो आकार है वो एक चट्टान पे बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 जो पहाड़ हैं उन पर फैली हुई हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है, मतलब इसके बराबर कोई दूसरी मूर्ति नहीं है। पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दशः यानी शब्द के बाद जो शब्द आते हैं उसको शब्दशः देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता यानी इनको बनाने वाले निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, यानी उनको कोई नहीं बता पाया कि कौन किसने ये बनाई है, कोई चिन्हित नहीं कर पाया, कोई बता नहीं पाया, कंफर्म नहीं कर पाया, ये हम कह सकते हैं। चिन्हित के लिए देखो यहाँ पर शब्द भी दिया गया है कि जिनकी अभी पहचान नहीं की जा सकी है, ठीक है, तो उन्हीं को कहा गया है चिन्हित, ठीक है, नहीं किए जा सके हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। भाई वहां के जो रहने वाले हैं उन्होंने क्या माना है कि कल्लू नाम का कोई कुम्हार था जिसने ये मूर्तियां बनाई है। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी गई कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होगी। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली, यानी 1 करोड़ में 1 कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ
ऊना कोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। भाई जो शर्त थी वो तुम रात भर में 1 करोड़ मूर्तियां नहीं बना पाए हो, इसीलिए अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, इसीलिए वो उनको छोड़ करके आगे चल दिए। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊना कोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटें, यानी जो भी कैमरा वगैरह थे, जितने भी उपकरण थे उनको समेटते, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी, यानी बहुत जो है बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। हम सामान भी नहीं समेट पाए थे। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर ऊना कोटी पहुंचा दिया। तो ये हमारा चैप्टर था कल्लू कुमार की सॉरी ऊना कोटी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।